हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का पहली यूनिट का अध्ययन करेंगे। इस यूनिट में ह्यूमन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट एंड नेचर, मीनिंग एंड स्कोप के बारे में बात करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इन इंडिया, इस बारे में भी बात करेंगे। स्पेशल रेफरेंस देंगे पुराणास के बारे में कि पुराणों में किस प्रकार ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर काम हुआ है। भारत में पहले से ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन हो रहा था। हमारे वेद और पुराणों में भी इसका अध्ययन हुआ है। तो सबसे पहले हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखें। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, किस चीज़ का अध्ययन होता है, क्या इसका मूल तत्व है, क्या इसकी मूल विचारधारा है, किस चीज़ का ये अध्ययन करता है। तो इसमें परिभाषा के रूप में सबसे पहले डेफिनेशन आती है। इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी की परिभाषा, तो पृथ्वी का जो तल है, तो पृथ्वी तल पर अलग अलग अक्षांश के सहारे अलग अलग जलवायु पाई जाती है। डिफरेंट जो लैटिट्यूड है उनके सहारे अलग अलग जलवायु पाई जाती है। और जलवायु रूप से जलवायु जहाँ तक एक ही प्रकार की जलवायु पाई जाएगी वो एक प्रदेश कहलाएगा, और जहाँ से दूसरे प्रकार की जलवायु या उससे डिफरेंट जलवायु शुरू होती है वो प्रदेश, और जहाँ तक जाती है वो पूरा प्रदेश दूसरा प्राकृतिक प्रदेश या ज्योग्राफिकल एरिया या रीजनल क्षेत्र, रीजनल प्राकृतिक क्षेत्र माना जाएगा। सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा कि पृथ्वी तल पर मानव तथ्यों, यानी पृथ्वी तल है और पृथ्वी तल पर अलग मानव तथ्यों का मतलब मानव की उपस्थिति, मानव की बस्तियां, मानव वर्ग, मानवीय क्रियाओं का विश्लेषण। ठीक है, जहाँ जहाँ मानवीय क्रियाएं हो रही हैं इन सब का विश्लेषण। तो ये ग्रुप्स हैं, ये अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में रहते हैं। जैसे यूरोप के लोग यूरोप में रहते हैं, इंडिया के लोग या दक्षिण एशिया के लोग दक्षिण एशिया में रहते हैं, पूर्वी एशिया के लोग अलग जलवायु में रहते हैं, उनका प्राकृतिक प्रदेश अलग है। दक्षिण पूर्व एशिया के लोग अलग जलवायु में रहते हैं, भूमध्यरेखीय जलवायु क्षेत्र अलग है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि पृथ्वी तल पर मानवीय तथ्यों यानी मानव की उपस्थिति, मानव बस्तियाँ, मानव वर्ग, मानवीय क्रियाओं का वितरण, इन सब ये वितरण क्यों है, पृथ्वी तल पर ये वितरण क्यों है, और किस कारण से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ह्यूमन ग्रुप यानी मानव के जो संगठन है अलग अलग रहते हैं। अलग अलग, जैसे यूरोप के लोग यूरोप में अलग रहते हैं, एशिया के लोग अलग रहते हैं, नॉर्थ एशिया के अलग, सेंट्रल एशिया के अलग, अफ्रीका के अलग, और अमेरिकन ग्रुप्स अलग और दक्षिणी अमेरिकन ग्रुप्स अलग। ये अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में रहते हैं। तो ये ऐसा क्यों है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी में इन सब के जो क्षेत्र हैं, इन सब के जो अपने जलवायु है, अपना भौगोलिक वातावरण है, इसका प्रभाव इन ग्रुपों पर क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है, कितना पड़ता है, इनकी संस्कृति पर कैसे पड़ता है, इनके आचार विचार पर कैसे पड़ता है, इनके धर्म पर पड़ता है, इनके आर्थिक क्रियाकलापों पर वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है, सब चीज़
आती है। तो जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। अगर सीधे तौर से हम ये कहें कि मानव और उसके क्रियाकलापों पर वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। यहाँ पर सेकंड वन कि हमने आपको पहले भी बताया कि अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग भौगोलिक प्रदेश पाए जाते हैं। उन भौगोलिक प्रदेशों में रहने वाले जो ह्यूमन ग्रुप है, मानव ग्रुप है, वो रहते हैं। तो उन ग्रुपों पर वातावरण का कैसा प्रभाव पड़ता है? किसी पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है कि वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समृद्ध हो जाते हैं। किसी पर वातावरण का प्रभाव इतना ज़्यादा या इतना नेगेटिव पड़ता है जो वो आर्थिक तरक्की या मानव विकास में आगे बढ़ ही नहीं पाते। जैसे सहारा का रेगिस्तान, वहाँ पर तो मानव का कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। कालाहारी का रेगिस्तान, यहाँ पर तो मानव का कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। लेकिन वहीं अगर आप यूरोप में चले जाएं तो यूरोप के जो ह्यूमन ग्रुप है, जो मानव सभ्यता है यूरोप की, उस पर जलवायु का प्रभाव बहुत पॉजिटिव पड़ा है। वहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ है, मशीनों का विकास हुआ है, मानव के रहने की क्षमताएं या मानव के रहने का स्तर उच्च कोटि का है। वहीं एशिया एक गर्म प्रदेश है, दक्षिण एशिया गर्म है मुख्य रूप से माने, क्योंकि एशिया में गर्म और ठंडे सारे क्षेत्र आते हैं। तो अगर हम दक्षिण एशिया का माने तो यहाँ पर भौगोलिक प्रभाव मानव के रहन सहन, समाज और संस्कृति पर अलग पड़ा है। अफ्रीका के क्षेत्रों में मानव के रहन सहन और संस्कृति पर वातावरण का प्रभाव अलग पड़ा है। तो यहाँ पर पृथ्वी धरातल के प्रदेश, यहाँ पर ये कहते हैं कि पृथ्वी धरातल के प्रदेश और मानव जनसंख्या, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बता रहे हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम करते क्या हैं। तो इन सब का अध्ययन हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। अगर सेकंड पॉइंट ले तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पृथ्वी धरातल के प्रदेश, एक हो गया पॉइंट, तीन चीज़ों से मिलकर बना है। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम तीन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और तीन चीज़ों को मिलाकर एक पर्टिकुलर चीज़ का अध्ययन करते हैं। तीन चीज़ों को मिलाकर एक पर्टिकुलर चीज़ का अध्ययन करते हैं। कैसे कि पृथ्वी धरातल के प्रदेश, अलग अलग प्रदेश हैं, और मानव जनसंख्या। तो किसी पृथ्वी धरातल के प्राकृतिक प्रदेश में यानी कोई मानव जनसंख्या समूह रहता है, और जिस प्राकृतिक प्रदेश में वो मानव जनसंख्या समूह रहता है उसकी अपनी एक पारिस्थितिकी हो, वातावरण के साथ जैविक जो घटक है उनका आदान प्रदान होगा क्रिया के द्वारा। वातावरण मानव को प्रभावित करेगा, मानव वातावरण को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो इन सबसे जो मिला जुला एक भूदृश्य सामने आएगा, तो उस भूदृश्य को जैविक वातावरण कहते हैं। तो उस जैविक वातावरण का निर्माण यहाँ इन तीनों चीज़ों से होता है। किससे? प्राकृतिक धरातल, क्षेत्रीय प्राकृतिक धरातल है, भौगोलिक स्थितियाँ हैं, जनसंख्या, उस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या, और उसकी पारिस्थितिकी। जब ये तीनों मिलते हैं आपस में, जब ये तीनों मिलते हैं तो एक जैविक वातावरण का निर्माण करते हैं, जो कि धरातल पर हर जगह अलग अलग पाई जाती है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाई जाती है। जैसे यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ तक कि आप ये मान लीजिए अंटार्कटिका भी। ठीक है, तो ये सब क्षेत्र अलग अलग है। तो यहाँ अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, जो कि धरातल पर सभी स्थानों पर यानी अलग अलग स्थानों पर ये अलग अलग है। इसे हम इकोलॉजी का प्रतिरूप कहते हैं, क्योंकि एक इकोलॉजी अलग है, दूसरी एशियन इकोलॉजी है, दूसरी अमेरिकन इकोलॉजी हो गई, तीसरी अफ्रीकन इकोलॉजी हो गई, चौथी दक्षिण अमेरिकन हो गई, यूरोपियन इकोलॉजी हो गई। तो इसे हम इकोलॉजी का प्रतिरूप कहते हैं, सारे प्रतिरूप अलग अलग। इसी का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। अब
बात आती है नेचर। सेकंड पॉइंट हमारा है नेचर, यानी मानव भूगोल की प्रकृति, यानी स्वभाव कैसा है, मानव भूगोल करता क्या है, यानी मानव भूगोल का जो है यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का स्वभाव कैसा है, प्रकृति यानी नेचर। सेकंड पॉइंट है हमारा मानव और प्रकृति दोनों के बीच के अंतर संबंधों की व्याख्या है, ये इसका नेचर। जहां मानव और प्रकृति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं उसका ये अध्ययन करता है, ये इसका नेचर है, हमेशा करेगा। मानव की बस्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है वातावरण का, मानव के क्रियाकलापों पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, मानव के या किसी क्षेत्र में प्राकृतिक प्रदेश में जो संसाधन है उन संसाधनों पर और उसके उपयोग पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में कोई जनसंख्या समूह रहता है, उस जनसंख्या समूह के आचार विचार, संस्कृति, धर्म, इन सब पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन जो है ये हम मानव भूगोल में करते हैं। यही मानव भूगोल का नेचर, जहां भी वातावरण का प्रभाव मानव की क्रियाकलाप, संस्कृति, धर्म होता है, हम उसका वहां अध्ययन करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। अब ये देखते हैं कि तीसरा पॉइंट हम लेते हैं अध्ययन क्षेत्र, इसको। अब मानव का अध्ययन क्षेत्र क्या है, मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है, कितना विस्तृत है, किस किस विषय के बारे में मानव भूगोल में अध्ययन किया जाए। मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि मानव के क्रियाकलाप, आचार विचार, संस्कृति पर भौगोलिक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर ये कहें कि मानव और प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की व्याख्या, मानव और प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों, उसमें जो निहित अंतर संबंध है उसकी व्याख्या, मानव का प्राकृतिक वातावरण के साथ क्या संबंध है, इसका अध्ययन हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। तो अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि तीसरा पॉइंट है स्कोप, यानी किस किस क्षेत्र में हम ह्यूमन ज्योग्राफी का अध्ययन कर सकते हैं। पहला है मानव भूगोल, मानव के सामाजिक आर्थिक, मानव भूगोल मानव के सामाजिक जो ढांचा है, आर्थिक ढांचा है और संस्कृति, अलग अलग ग्रुप्स के बारे में बात हो रही है। तो मानव भूगोल मानव के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचों का अध्ययन करता है। अलग अलग ग्रुप्स के अपने अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे होते हैं। यूरोप का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचा अलग है, एशिया का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचा अलग है, अमेरिका का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचा अलग है। इसलिए इसी प्रकार अलग अलग जो ग्रुप पृथ्वी धरातल पर रहते हैं, इन सबके सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचे अलग अलग हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। अब इसमें मानव जनसंख्या, चौथा पॉइंट है कि इसमें मानव जनसंख्या, इसका भी हम अध्ययन करते हैं कि मानव जनसंख्या किस ग्रुप की, यानी किस ग्रुप में, किस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जो मानव वर्ग है उस पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो जनसंख्या कैसे रिएक्ट करती है, वातावरण के प्रति वो कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है, कैसे अपने जीवन को सुखमय बनाती है। तो मानव जनसंख्या का भी हम अध्ययन करते हैं। पांचवा है प्रजातियों के समूह, जो प्रजातियां हैं, मानव प्रजातियों से आप यहाँ ये समझ लीजिए, जैसे अपन हिंदुस्तान में कहते हैं कि ये धोबी है, ये लोहार है, ये बड़ाई है, ये जातियां नहीं हैं, ये जातियां नहीं होती हैं। मानव जातियां प्रजातियां होती हैं। जाति कोई शब्द नहीं, जाति तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे किसी जगह स्पीसीज अलग होती है, जाति यानी कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा,
इंसान, ये सब जातियां हैं। प्रजातियां यानी मानव में भेद, मानव की रेसिस में भेद, ये प्रजातियां हैं। इस शब्द को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। हम लोग कहते थे जाति, ये मिक्सअप हो जाती है, जबकि प्रजाति है। जैसे अंग्रेज एक मानव की प्रजाति है। भाई उसके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, मुंह है, नाक है, कान है, वो भी खाना खाता है, श्वसन क्रिया करता है, सब कुछ वैसे ही करता है जो दूसरा मानव करता है, पर वो दूसरे से भिन्न है। क्यों? क्योंकि उसकी रेस, ब्रीड अलग है। वो ब्रीड कैसे बनी? भौगोलिक वातावरण के कारण। भौगोलिक वातावरण, ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग गोरे होते हैं, गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग काले होते हैं। भौगोलिक वातावरण एक प्रभाव डालता है। तो इस ब्रीड को, यानी ये जो इसका भी अध्ययन, यानी प्रजातियों के जो समूह है, जैसे एशियन समूह, अब इसमें अलग अलग है। एशिया में भी कई समूह हैं। चाइनीज अलग हैं, जापानीज अलग हैं, कोरियंस अलग हैं, इंडियंस अलग हैं, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एशिया के लोग अलग अलग रीजन में रहते हैं, तो अलग हैं, वो हमसे अलग हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोग रहते हैं, ये इंसान अलग है, इनके रंग रूप अलग हैं, बालों का सही सब, ये चीज़ अलग है। जब प्रजाति समूह का जब अपन लोग वर्णन चैप्टर पढ़ेंगे तब आप देखेंगे, हम वहाँ विस्तार से आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि ह्यूमन ज्योग्राफी में कर क्या रहे हैं। ठीक है, प्रजातियों के समूह, यहाँ तक कि हम भारत की जो अपनी ट्राइब्स है, यानी जो आदिवासी लोग भारत में रहते हैं, हम उनके समूहों का भी अध्ययन करते हैं। उनके आचार विचार, संस्कृति, समाज, ये सब कैसी है, हम इसका भी अध्ययन ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। अभी जब पढ़ेंगे तब आपको आएगा। तो इन 5 चीज़ों को हम जो है वो मानव भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। न मानव भूगोल के अंतर्गत इन 5 चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। अब अपना चौथा पॉइंट आता है मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र। यानी मानव भूगोल के जो अध्ययन क्षेत्र हैं, इसके 5 प्रमुख क्षेत्र हैं। मोटे तौर पर मानव भूगोल में हम 5 प्रमुख क्षेत्रों में इसका अध्ययन करते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला, प्रदेश की जनसंख्या और जनसंख्या की क्षमता। प्रदेश की जनसंख्या और उसकी क्षमता। किसी भौगोलिक प्रदेश में कोई जनसंख्या रहती है, तो वो जनसंख्या रहती है और उस जनसंख्या की क्षमता क्या है, हम इसका अध्ययन, क्या क्षमता है, क्या वो उद्योगी है, क्या वो कृषक है, क्या वो पशुपालक है, क्या वो आदिवासी है, क्या वो जंगलों में रहने वाली है, क्या पिछड़ी हुई है, क्या विकसित है। इस प्रकार जनसंख्या की जो क्षमता है उसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन। सेकंड पॉइंट, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। कोई भी प्रदेश है, कोई भी भौगोलिक प्रदेश है, उस भौगोलिक प्रदेश में प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन क्या है और उस पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत करें। तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक प्रतीक। मानव किसी भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा है, उस भौगोलिक क्षेत्र में कोई जनसंख्या समूह या मानव समूह रह रहा है, उस मानव समूह पर भौगोलिक वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। उस भौगोलिक वातावरण के प्रभाव पड़ने से उसने अपनी संस्कृति, समाज और धर्म का निर्माण किया। सांस्कृतिक फैक्टर है, ये सांस्कृतिक तत्व है, तो इनका निर्माण किया। ये सांस्कृतिक तत्व भौगोलिक वातावरण से ही निर्मित होते हैं। तो जितने भी धर्म हैं, जितने भी सांस्कृतिक तत्व हैं, वो भौगोलिक वातावरण से ही निर्मित होते हैं। तो इसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में रहने वाली जनसंख्या के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज अलग अलग है। चौथा क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक वातावरण, यानी मानव वातावरण समायोजन का रूप।
मानव ने अपने वातावरण के साथ किस प्रकार एडजस्टमेंट किया, समायोजन, एडजस्टमेंट। मानव ने अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ किस प्रकार समायोजन किया, एडजस्टमेंट किया। भाई मानव पहले क्या हुआ, बंदर के रूप में आया, उसकी पूंछ थी, पूरे शरीर पे बाल थे, जहाँ खाना मिल गया वहीं खाना खाता था, पेड़ों के नीचे सोता था, ना उसके पास घर थे ना कुछ था। फिर उसने क्या किया, धीरे 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 डेवलपमेंट किया। धीरे धीरे उसकी समझ में आई कि हमें घरों के अंदर रहना चाहिए, पानी से कैसे बचाव हो, आग से कैसे बचाव हो। भाई आग की तो खोज हुई है, इन्वेंशन नहीं है आग का, क्योंकि आग तो पहले से उपस्थित थी। तो प्राकृतिक इन सब चीज़ों, तो मानव को इस सब के बारे में ज्ञान तो था, लेकिन उससे बचा कैसे जाए, उसने धीरे 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 ये सब सीखा। तो प्राकृतिक वातावरण यहाँ जो है मानव वातावरण समायोजन का प्रतीक, यानी मानव अपने वातावरण के साथ किस प्रकार से एडजस्टमेंट करता है, इसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले आदमी के पास खाने को पहनने को कुछ नहीं था, कपड़ा नहीं था, तो मानव ने क्या किया, पत्ते लपेट लिए, थोड़ा और अकल आई तो जानवर को मार के उसकी खाल पहन के खाल पहनने लगा। ठंडे प्रदेशों में बर्फ से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए जानवर की खाल पहनने लगा। गर्म प्रदेशों में क्या हुआ, पत्ते लपेट लिए। धीरे 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 करके मानव सीखता रहा, कई सालों, सैकड़ों, हजारों, करोड़ों सालों में मानव सीखता रहा, और सीखते 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 आज हम इस स्थिति में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर मानव वातावरण समायोजन का रूप, मानव अपने वातावरण के साथ किस प्रकार से एडजस्टमेंट यानी समायोजन करता है, इसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। पांचवा क्षेत्र या पांचवा इसका स्कोप क्षेत्र जो है, मानव वातावरण समायोजन का इतिहास। करोड़ों सालों में जब से मानव पैदा हुआ, इस धरती पर आया, तो मानव ने धीरे 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 करके अपने वातावरण से समायोजन करके कुछ न कुछ नई चीज का निर्माण किया। और जब कुछ न कुछ नई चीज का उसने निर्माण किया, तो इसमें और उससे एक सांस्कृतिक वातावरण का, यानी आप ये कल्चरल क्या कहते इन्वायरमेंट का निर्माण करता है। और उस निर्माण का जो फल है वो आज हम देख रहे हैं, किस प्रकार के हमारे शहर हैं, नगर हैं, गांव हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, महानगर हैं, तो किस प्रकार हम लोग रहते हैं। तो ये हम लोगों ने करोड़ों सालों में सीखा है। जब से मानव बंदर से इंसान बना, तब से हमने आज तक ये सीखा है। इसको कब कब किस किस समय में मानव ने कितना सीखा है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इसका भी हम जो है अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं कि मानव वातावरण समायोजन का इतिहास, यानी इतिहास में मानव ने वातावरण के साथ कब कब समायोजन किया और उससे कितनी तरक्की की और कितना डेवलप मानव। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के मानव भूगोल के अध्ययन के 5 प्रमुख क्षेत्र हैं। ये हमने आपको बता दिया। यहाँ पर अध्ययन क्षेत्र के 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, ये हमने बता दिया कि इतिहास का भी हम वर्णन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं कि मानव भूगोल में मानव ने वातावरण के साथ किस किस समय में कैसे कैसे एडजस्टमेंट समायोजन किए, इसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल में करते हैं। अब हमारा आखिरी टॉपिक आता है मानव भूगोल का विकास। अब मानव भूगोल का विकास कैसे, स्पेशल रेफरेंस अगर हम देंगे तो इसमें पुराणों के बारे में देंगे, जो भारत में, जो आपके चैप्टर में है, कि भारत में मानव भूगोल में किस तरीके से काम हो रहा था, यहाँ के विद्वान किस तरीके से मानव भूगोल के विषय में अध्ययन कर रहे थे और पुराणों और वेदों में लिख रहे थे। तो प्राचीन काल में मानव भूगोल, प्राचीन काल में पहला मानव भूगोल का विकास सबसे पहले है प्राचीन काल। प्राचीन काल में किस प्रकार से मानव का
विकास या मानव भूगोल का विकास हो रहा था। एक सब्जेक्ट के रूप में मानव भूगोल का विकास हो रहा था। अभी तो मानव भूगोल बना ही नहीं है, लेकिन इसकी नींव डल रही थी थोड़ी थोड़ी। तो प्राचीन काल में कैसे नींव डल रही थी कि मानव भूगोल का वैज्ञानिक विकास, जो वैज्ञानिक रूप से हम मानव भूगोल को पढ़ने लगे हैं, साइंटिफिक रूप से पढ़ते हैं आज एक सब्जेक्ट के रूप में, वो 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य से मानव विकास जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, मानव भूगोल का विकास शुरू हुआ एक सब्जेक्ट के रूप में। मानव पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन ईसा से कई शताब्दी, ईसा से यानी BCE बिफोर कॉमन एरा से कई शताब्दी पहले ही हो चुका था। मानव सभ्यता के आरंभ में यूनान, मिस्र, भारत और चीन, यहाँ बेबीलोनियन सभ्यता भी आपको इंगित करनी होगी, बतानी होगी कि बेबीलोन, यूनान, मिस्र, भारत, चीन और बेबीलोन, ठीक है, में लोग मानव पर प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव को महसूस करने लगे और उसके बारे में लिखने पढ़ने लगे। भारत में सूर्य, वायु, अग्नि, जल यानी वरुण और वर्षा यानी इंद्र देवता, इन्हें देवता मानकर पूजने लगे। होता क्या है कि मानव ने क्या किया कि शुरू में प्राकृतिक शक्तियों पर अपना नियंत्रण करने की कोशिश की। भाई मानव तो जब उसको तो कुछ पता ही नहीं था, जब वो होमोसेपियंस बना, आधुनिक मानव बना, तो उसने क्या किया कि जब वो आधुनिक मानव बना तो उसने प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की, जैसे बाढ़ पर, आग पर, वर्षा पर। मगर वो इन प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सका, हारता ही रहा। कारणवश मानव ने मानव के ये बस में ही नहीं थी। भाई ये चीज़ें तो बस में होती नहीं है, ये तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक चीज़ तो बस में होती नहीं है। तो मानव इसके सामने झुक गया और इनकी पूजा करने लगा। आग की पूजा करने लगा, आग की पूजा, वायु की पूजा, सूर्य की पूजा करने लगा, जल की पूजा करने लगा, इंद्र की पूजा करने लगा, इन्हें देवता मानकर इनको खुश करने लगा, तरह तरह के उपहार प्रदान करने लगा। ये प्राकृतिक चीजें हैं, इन पर मानव का बस नहीं चलता था, इसलिए ये क्या करने लगा, उन्हें खुश करने लगा। तो अभी भी करीबन आप ये समझ लीजिए कि अभी भी ऐसा होता है। तो कुछ क्षेत्रों में तो मानव डेवलप कर गया है, लेकिन अभी बुद्धि विकास में बहुत आगे जाना है मानव को, कि उसे पता पड़ जाए कि ये सब चीज़ें भौगोलिक वातावरण से नियंत्रित होती हैं, ना कि किसी दैवीय शक्ति के द्वारा। वेदों में नक्षत्रों, सौरमंडल और ग्रहों के वर्णन भी मिलते हैं। यानी प्राचीन काल में मानव भूगोल के बारे में ये डेवलपमेंट चल भारत में। यूनान, अब हम बात करते हैं यूनान की। BCE 6 शताब्दी यानी बिफोर कॉमन एरा 6 शताब्दी, थेल्स और एनेक्सिमेंडर दो स्कॉलर विद्वान हुए हैं। थेल्स और एनेक्सिमेंडर, इन दोनों ने बिफोर कॉमन एरा से 600 शताब्दी पहले या 600 वर्ष पहले जलवायु, वनस्पति और मानव समाजों का वर्णन किया। इन्होंने जलवायु का वर्णन किया, वनस्पति का वर्णन किया, किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, और किस किस क्षेत्रों में या किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे मानव समूह पाए जाते हैं। इन सब का वर्णन थेल्स और एनेक्सिमेंडर ने 600 वर्ष पहले किया ईसा से। आज क्या चल रहा है, 2022, और 2022 में 600 साल और जोड़ दो, ठीक है। तो उस समय कितने साल हो गए, तो उस समय क्या किया इन्होंने, वर्णन किया जलवायु का कि इस पृथ्वी तल पर किस किस क्षेत्र में कैसी कैसी जलवायु है, और
वनस्पति कैसी है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे मानव समूह रहते हैं। अब आते हैं हम BCE 4 शताब्दी, बिफोर कॉमन एरा, 400 साल पहले। अरस्तु, ये यूनानी स्कॉलर है, विद्वान है अरस्तु। इन्होंने राजनीतिक शास्त्र पुस्तक लिखी। इनकी जो पुस्तक थी राजनीतिक शास्त्र, यूरोप तथा एशिया के निवासियों में, इस पुस्तक के अंदर इन्होंने यूरोप और एशिया के निवासियों की तुलना करी। जब इन्होंने की तो अपनी पुस्तक में इन्होंने लिखा कि ठंडे प्रदेशों के निवासी बहादुर होते हैं, ठंडे प्रदेशों, फ्रिजिड जोन की बात हो रही है, परंतु विचारों में कमजोर होते हैं, एस्किमोज की बात हो रही है। एशिया के निवासी वीर होते, बहादुर वीर होते। इन्होंने इस प्रकार से अपने ग्रंथ जो इन्होंने लिखा, राजनीतिक शास्त्र पुस्तक, इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा, इस प्रकार से उसमें वर्णन किया। हेरोडोटस, इन्होंने पुस्तक लिखी मानव इतिहास। हेरोडोटस ने पुस्तक लिखी। इन्होंने उस पुस्तक में घुमक्कड़ जातियों और स्थायी कृषक जातियों, जो पशुपालक हैं, जो पशुपालक होते हैं वो घुमक्कड़ होते हैं। एक स्थान से अपने जानवरों को चराने के लिए दूसरे स्थान पर उन्हें जाना पड़ता है, खाना और पानी की तलाश में। और जो कृषक होते हैं वो स्थायी होते हैं, क्योंकि उनका अपना खेत होता है, वो उस जगह स्थायी रहकर खेती किसानी करते हैं। तो इन्होंने घुमक्कड़ जातियों और स्थायी कृषि जातियों, जो लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे थे, जहाँ के लोग, जिस वातावरण, भौगोलिक वातावरण के लोग, और जिस भौगोलिक वातावरण के लोग स्थायी रूप से कृषि कर रहे थे, इनके जीवन स्तर पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ा। इन्हें वातावरण ने ही अपने अपने काम करने के लिए मजबूर किया, इस तरह की जीवन शैली जीने के लिए मजबूर किया। तो इसके प्रभाव का अध्ययन इन्होंने किया। इसने किया हेरोडोटस। कौन सी पुस्तक में? मानव इतिहास की पुस्तक में इन्होंने जो लिखी थी मानव इतिहास, उस पुस्तक में इन्होंने क्या किया, इसका अध्ययन किया और वर्णन किया। हेरोडोटस 63 से 36 BCE कॉमन एरा, यानी 63 साल से 36 साल तक BCE कॉमन एरा, एक ईस्वी से पीछे चले जाओ। इन्होंने 17 पुस्तकें लिखी हैं। ये बहुत विख्यात स्कॉलर यानी विद्वान रहे हैं। तो इन्होंने 17 पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों में बहुत सारे प्रदेश, विभिन्न प्रदेशों के स्थल, विभिन्न प्रदेशों के भौगोलिक प्रदेशों के स्थल, समुद्र, जलवायु, वनस्पति और मनुष्यों का वर्णन किया। यानी कौन कौन से क्षेत्रों में या विभिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के मनुष्य और प्राकृतिक वातावरण मिलता है, इसका इन्होंने वर्णन किया। अब आते हैं, ये तो हो गया प्राचीन काल। अब आते हैं अपना सेकंड पॉइंट है अपना मध्यकाल में मानव, यानी मिडेवल पीरियड जो है या एज है, इसमें मानव भूगोल का विकास। अब ये देखिए, जो प्राचीन काल में है उसमें मानव भूगोल का विकास कितना कम, धर्म ग्रंथों के रूप में हुआ, कुछ किसी ने थोड़ा बहुत लिख दिया, बस इसी प्रकार से थोड़ी समझ ये मालूम पड़ती है कि प्राचीन काल में जो है मानव भूगोल का ज़्यादा विकास हो नहीं पाया। लेकिन अब आता है मध्यकाल। भारत में कनिष्क और हर्षवर्धन के काल, भारत में 2 राजा हैं, कनिष्क और हर्षवर्धन। इन दोनों के कालों में मध्य एशिया की जलवायु और जलवायु के प्रभाव का उल्लेख उस समय जो ग्रंथ लिखे गए थे उनमें मिलता है। भारत यहाँ पर 18वीं शताब्दी में
अरब लेखक, अरब भी अपना भौगोलिक ज्ञान जो मानव भूगोल है इस पे काम कर रहे थे और वो अपना मानव भूगोल अलग विकसित कर रहे थे, अरब भूगोलवेत्ता। तो अरब भूगोलवेत्ता इन्होंने भी भौगोलिक वर्णनों पर पुस्तकें लिखी, किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार की जलवायु, कैसे समाज, कैसे मानव, कैसे संस्कृति के मानव, कैसे धर्म पाए जाते हैं, इन सब का ये अध्ययन कर रहे थे और उनको लिख रहे थे, जिसमें भारत और अरब के प्राकृतिक प्रदेशों के वर्णन इन्होंने लिखे, अलग अलग क्षेत्रों के प्राकृतिक प्रदेशों के वर्णन लिखे, उन वर्णनों में मानव समाज की क्या स्थिति थी और उस पर भौगोलिक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा था, इन सब का इन्होंने वर्णन। अरब भूगोलवेत्ताओं में या अरब विद्वानों में एक विद्वान है अल इदरीसी। ये सबसे अधिक इन्होंने ग्रंथ लिखे, सबसे ज़्यादा ग्रंथ लिखने वाला विद्वान अरब भूगोलवेत्ताओं में या अरब विद्वानों में है तो अल इदरीसी है। इसने प्राकृतिक प्रदेशों या प्रादेशिक भूगोल को वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयत्न किया। इसने भूगोल यानी भौगोलिक प्राकृतिक प्रदेश या प्रादेशिक भूगोल, क्षेत्रीय भूगोल को वैज्ञानिक ढंग से देखने का, समझने का और उसको लिखने का, उसका वर्णन करने का वैज्ञानिक ढंग से प्रयत्न किया, कोशिश की, लिखा। 15वीं और 16वीं शताब्दी यूरोपियन खोजकर्ता, अब 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपियन खोजकर्ता निकले। इन्होंने नए नए देशों की खोज की, नए नए द्वीप खोजे, नए नए महाद्वीप खोजे। इसमें कोलंबस और वास्को डी गामा का हम नाम ले सकते हैं। इनकी यात्राओं के वर्णन, इन्होंने जो जहाँ जहाँ ये गए, जिन जिन देशों में गए या जिन जिन भौगोलिक क्षेत्रों में गए, वहाँ वहाँ क्या करते गए, ये वहाँ का वर्णन लिखते गए, कैसा समाज है, कैसी जलवायु है, कैसी संस्कृति है, क्या धर्म है, उसके बारे में लिखते गए। इन्होंने जो अपने यात्राओं के विवरण लिखे, इन यात्राओं के विवरणों को हैक्लियत, रामजियो और टिब्री, ये जो लेखक हैं, इन्होंने अपनी पुस्तकों में उनके वर्णन लिखे। वास्को डी गामा और कोलंबस के जो यात्रा विवरण है, इन्होंने फिर अपनी पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों में इन्होंने जो यात्रा विवरण से खोजें की, उसके बारे में इन्होंने लिखा। अब आते हैं 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान, दो विद्वान हैं, महत्वपूर्ण है, क्लूवेरियस और वारेनियस। ये दो विद्वान हैं 17वीं शताब्दी में, क्लूवेरियस और वारेनियस। क्लूवेरियस, इन्होंने ग्रंथ लिखा विश्व भूगोल, यूनिवर्सल ज्योग्राफी। क्लूवेरियस ने अपना ग्रंथ जो लिखा था उसका नाम है विश्व भूगोल यानी यूनिवर्सल ज्योग्राफी। संसार के प्रदेशों का प्रादेशिक विवरण इन्होंने अपनी पुस्तक में दिया। संसार में कौन कौन से प्रादेशिक प्रदेश पाए जाते हैं, उन सब का विवरण इन्होंने दिया। वारेनियस ने 17वीं शताब्दी में दिया था। वारेनियस इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा सामान्य भूगोल, जर्नल ज्योग्राफी जर्नलिस इन्होंने लिखा है। ये जर्मन थे। इन्होंने इस ग्रंथ को 3 खंडों में लिखा है। सामान्य भूगोल यानी ज्योग्राफी जर्नलिस्ट 3 खंडों में है। पहले खंड में इन्होंने गणितीय भूगोल पर कार्य किया। दूसरे खंड में इन्होंने गणितीय भूगोल पर कार्य किया, 2 बार दोनों खंडों में गणितीय भूगोल पर कार्य किया। पर तीसरे खंड में इन्होंने मानव भूगोल पर कार्य किया। मानव भूगोल यानी मानव समूहों पर, उसके क्रियाकलाप पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम मानव। अब आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पर, आधुनिक काल में मानव भूगोल। अब आधुनिक काल में मानव भूगोल कैसा है, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं
एक विज्ञान के रूप में सामने आया है, जिसको हम एक किताब के रूप में, विज्ञान के रूप में, विज्ञान की अलग शाखा के रूप में पढ़ रहे हैं। तो इसमें जर्मन विद्वान बहुत उल्लेखनीय है, क्योंकि इन्होंने ही मानव भूगोल के नए युग को जन्म दिया। मानव भूगोल का जो नया युग है वो जर्मन विद्वानों ने ही, जर्मन विद्वानों ने 18वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं शताब्दी के आरंभ तक, शुरू होने तक, 18वीं शताब्दी के मध्य से और 20वीं शताब्दी के आरंभ तक मानव भूगोल को विज्ञान के रूप में विकसित किया। इन्होंने 20वीं शताब्दी के शुरू होने तक मानव भूगोल को विज्ञान के रूप में स्थापित कर, और इसमें जर्मन भूगोलविदता इसके जनता का मतलब। इसमें कौन कौन से भूगोलविदता है? फॉर्स्टर, कांट, रेटर, हम्बोल्ट, ब्रोवेल और पेशे। ये रिchthofen, रैटजेल आदि, ये सब जर्मन भूगोलवेत्ता है और इन्होंने मानव भूगोल के विकास में अपना योगदान दिया। वहीं फ्रांस में, जर्मनी के बगल में फ्रांस है, दोनों ही विचारधारा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। तो फ्रांस में प्रतिद्वंदी है, शुरू से रही है, आज भी है, और मानव भूगोल के विकास में भी प्रतिद्वंदी है, यानी शिक्षा के प्रसार और विकास में भी प्रतिद्वंदी। ये इसको आगे आने वाले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि दोनों विचारधाराएं, फ्रांसीसी विचारधाराएं और जर्मन विचारधाराएं, दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी। फ्रांस में मानव भूगोल का विकास, फ्रांसीसी इन्होंने भी बहुत विकास किया, लेकिन जर्मन के बाद, लेकिन अलग विचार के साथ। इनके जो स्कॉलर यानी विद्वान है, रेकलस, विडाल डी ला ब्लास, जीन ब्रूंट, दी मार्कोनी, डिमांजिया और फेब्रे, ये जो है ये मानव भूगोल का इन्होंने भी विकास किया और बड़ा कार्य किया मानव भूगोल के विकास में। वहीं यूरोप से अगर बाहर की बात की जाए तो मानव भूगोल का विकास अमेरिका और ब्रिटेन में भी हुआ है। तो अमेरिकी विद्वानों में सैंपल, कुमारी, एलेन चर्चिल सैंपल, हंटिंगटन, ईसा बोमेन, कार्ल सावर और ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने मानव भूगोल के विकास में अपना योगदान दिया और मानव भूगोल को विकसित किया। वहीं ब्रिटेन के विद्वानों में हर्बर्टसन, मैकेंडर, रॉक्सबी और फ्ल्यू जैसे विद्वानों ने अपना योगदान दिया। तो ये हमारी पहली यूनिट खत्म हो गई यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पहली यूनिट अच्छी तरह से समझ में आएगी, और जो यूनिट आपको अगर ये वीडियो देखने के बाद समझ में ना आए तो आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर पर लिखकर व्हाट्सएप कर दें। फिर सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करने के बाद फिर हम अगले वीडियो में आपके सारी जो समस्या है उनको हल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।